अन्य गद्य विधाओं का एक पाठ हम कल कर चुके हैं और यात्रा साहित्य से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, अन्य विमर्श, पत्र साहित्य के बारे में देखेंगे, जहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और अभी पीजीटी का पेपर जो 3 दिन पहले हुआ है, उसमें हमने आपको कल की क्लास में से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। 3 से 4 प्रश्न थे, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की प्रतिकृति। तो 4 प्रश्न सीधे सीधे उठाए गए थे, तो यहाँ से भी सीधे सीधे आपके पीजीटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास को इसके बिना करे ज़रूर देखना और बताना कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में लिखा गया है? तो ये किस पुस्तक में लिखा गया है? ब्रेख्त और एक उदास नगर, ये शीर्षक किसमें है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, ये चीड़ों पर चांदनी और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य है चीड़ों पर चांदनी, याद रखिएगा। सुधियाँ उस चंदन के वन की हम पहले पढ़ चुके हैं, बार-बार संस्मरण है। विष्णुकांत शास्त्री का याद हो कि ना याद हो, ये भी संस्मरण है। काशीनाथ सिंह का अपनी खबर आत्मकथाएँ पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ठीक है। इसमें जो ये साथ में व्याख्या दी हुई होती है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और आजकल के जो पेपर है ना, वो यहीं से उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सरयू पार की यात्रा ये किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है सरयू पार की यात्रा। इनके अन्य कुछ यात्रा वृत्तांत देखने को मिलते हैं, लखनऊ, हरिद्वार और मेहंदावल, ठीक है। इन्होंने 4 यात्रा वृत्तांत लिखे थे भारतेंदु जी ने। सरयू पार की यात्रा की थी, लखनऊ की, हरिद्वार और मेहंदावल की यात्रा, याद रखिएगा। इसके अलावा आप इनको पढ़ लेना। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है यात्रा वृत्तांत में, ठीक है। इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र के पितामह कहा जाता है, घुमक्कड़ के पितामह कहा जाता है यात्रा वृत्तांत को, किसको? राहुल सांकृत्यायन जी को। और इन्होंने यात्रा वृत्तांत एक घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से भी लिखा है, ठीक है। तो दोनों ही चीज याद रख लेनी है, जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य यात्रा साहित्य आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, लंका यात्रावली, जापान, ईरान, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहा जाता है, ठीक है। ये सभी यात्रा वृत्तांत इनके याद रखने हैं। आगे यहाँ पर हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया है? हिंदी के कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को भी विधा का दर्जा दिलवाया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही महान व्यंग्यात्मक रचनाकार रहे हैं। इन्होंने ऐसी रचनाएँ लिखी हैं जो व्यंग्य किया गया है। इनको देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ था, याद रखना है। और परसाई जी व्यंग्यकार थे, प्रमुख व्यंग्यकार थे, जिन्होंने इसे व्यंग्य के रूप में स्थान दिलवाया। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह यहाँ पर दे रखे हैं। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। इनका सबका प्रकाशन वर्ष आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर टाइम बचे तो आप ज़रूर रिवीजन इनका कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? मेरी तिब्बत यात्रा जो कि राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसकी भाषा शैली की विशेषता आपको बताना है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन-कौन से कूट में आंसर देना है आपको? तो राइट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, ये संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण है और युग विशेष का आभास देने वाली है, ठीक है। 2 और 3 ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मेरी तिब्बत यात्रा की जो भाषा शैली है वो संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली है, ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन सी हैं? यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक अभी हमने ऊपर पढ़ी है ना? तो इन्होंने कौन-कौन सी लिखी हैं, ठीक है? उनसे थोड़ी-सी अलग दे दी है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सवा वर्ष, ठीक है? मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में सवा वर्ष इन्होंने बताए हैं। ये दोनों यात्रा वृत्तांत इनके हैं, है ना? मेरी जीवन यात्रा इनकी राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है, ये भी थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है और विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना पर लिखा गया है। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी का है। इसमें संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या-क्या सही है? देखिए, वैसे तो ये यूजीसी नेट के हैं 2-3 क्वेश्चन इसमें,
लेकिन आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी आपने अगर पीजीटी का पेपर देखा होगा तो पता चला होगा, उसमें यूजीसी नेट के लेवल के 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, ठीक है? तो इनको भी आप स्किप मत करिए। अगर मैं तो यही कहूँगी आपसे, पूरी क्लास को ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। इसका 1 क्लास मैं कल करवा चुकी हूँ। 15 दिनों तक 15 क्लास करवाऊँगी और कोशिश करूँगी कि पूरी बुक का आपको रिवीजन करवा दूँ, ठीक है? यहाँ पर हमारा अरे यायावर रहेगा याद, इसमें संकलित परशुराम से तूर्खम, इसमें से क्या-क्या सही है? तो ये राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक टायर की राम कहानी, हाँ, ये बिल्कुल इसमें सही है, एक टायर की राम कहानी, तीनों में दे रखा है। लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी या फिर ब्रह्मपुत्र की कहानी, इनमें से हमारा कौन-सा सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा लेखक के चालक की कहानी। ठीक है, तो 2 इसमें से सही हैं, 1 और 2 सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? और अरे यायावर रहेगा याद, ये 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये किसके द्वारा लिखा गया? अग्गे जी के द्वारा। इनका एक यात्रा वृत्तांत मिलता है, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, ये दोनों यात्रा वृत्तांत है इन्हीं के। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक कौन है? बताइए, राइट आंसर हमारा क्या होगा? खुली आंखों का सपना। कल एक कमेंट में मुझे पूछा गया था कि ये बुक कौन-सी है, तो उस बुक का थंबनेल पर आज आपको फ़ोटो दिख जाएगा, है ना? देख लेना और लगा दूँगी, और इसके अलावा ये सारा आप पढ़ सकते हो। वैसे इसको मैंने पहले भी कंप्लीट करवाया था, है ना? बच्चे देखते नहीं हैं। अ, तो अभी आपके टीजीटी के लिए हम इसको कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है? खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मरुधर मृदुल। ठीक है, ये मरुधर मृदुल का यात्रा वृत्तांत है, जिनका जन्म 7 मई 1930 को जोधपुर में हुआ था। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस कृति के लिए अधिवक्ता तो आप जानते होंगे वकील को बोलते हैं, और इस कृति के लिए 1985 ईस्वी में इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित क्या है? इसमें अरे यायावर रहेगा याद में कुछ 7-8 इसमें जो है शीर्षक रखे गए हैं, उनमें से आपको बताना है। तो माजुली द्वीप है एक तो इसके अंदर, और बहता पानी निर्मल, ठीक है? ये दोनों हैं, 1 और 4, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आप जानते होंगे। इसमें यहाँ पर दे भी रखा है, परशुराम से तूर्कम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा मांजुली और बहता पानी निर्मल, ठीक है? ये इसके क्या है? शीर्षक हैं। आगे विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। विधा की दृष्टि से कौन-सा युग्म है इसमें से सुमेलित नहीं है? ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भई? 4 में देखो, वैसे तो ये डिलीट कर रखा था आंसर, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अत्र कुशलम तथास्तु, है ना? पत्र साहित्य, अपनी धरती, अपने लोग, ये आत्मकथाएँ, व्यक्तित्व की झाँकियाँ, शांति निकेतन से शिवालिक। चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। शांति निकेतन निकेतन से शिवालिक सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। यात्रा विधा की दृष्टि से सही युग में नहीं है, है ना? ये वाला सही नहीं है, बल्कि यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है ना? याद रखना। लेकिन अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथाएं, व्यक्तित्व की झांकियां, लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित संस्मरण है। अब इसमें सारे तो सही हैं, है ना? फिर भी ये क्या, आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एफ माना है, मतलब फॉल्स कर दिया था इसको, इसको माना ही नहीं था, है ना? बहुत सारे एक्सपर्ट जानबूझ के ऐसे प्रश्न डालते हैं, है ना? ताकि बाद में फिर उनको पैसे मिलें, क्योंकि जब उस पर ये रिट लगाई जाती है कि भई ये प्रश्न गलत है, उस पर याचिका दायर की जाती है, तो उसके लिए वो पैसे लेते हैं, ठीक है? तो विदा की दृष्टि से सुमेलित युग में इसमें कौन-सा नहीं है? शांति निकेतन से शिवालिक, ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये निबंध है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? इसके बारे में यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया है। आगे नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है? तो इसमें तो आप आंसर देख पा रहे हो, ये है मनोहर श्याम जोशी जी का। नेताजी कहीन के रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोटि के संपादक तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों में बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर-घर में प्रसिद्ध हो गए। ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे थे, ठीक है? मनोहर श्याम जोशी के बारे में याद रखना। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में क्या शामिल नहीं है? ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरी तिब्बत यात्रा ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेरी तिब्बत यात्रा तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है।
और तिब्बत की ही ये भाषा है, फुन दो, ठीक है, ये जगहों के नाम है शायद। तो यहाँ पर इसमें कौन-सा शामिल नहीं है? तो इसका मैं आंसर सीधा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बाँधी लकड़ियों का झूला, ये सही है। या जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। या मंगोलिया और कंसू यानी कि चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। लेकिन यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, ये गलत है। आगे देखते हैं, ये मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर नंगरचे गाँव में, यहाँ पर एक गाँव है तिब्बत में जहाँ-जहाँ ये घूमे थे उनके बारे में ज़िक्र किया गया है। नंगरचे गाँव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का क्या कारण था? घी मक्खन मिलाई गई चाय को उठाकर फेंक दिया था, फिर क्यों फेंका था उसको? तो यहाँ पर हमारा 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। लेखक के चोगे के नीचे का दो जो दामन पहन रखे होते हैं, मतलब नीचे पहना होता है ना, जो नीचे वाला जो पार्ट पैरों पर जो पहनते हैं, ठीक है? उसका प्याले से वो टच हो गया था और इसीलिए उस चाय को फेंक दिया गया था। आगे इसकी विषय सूची यहाँ पर दे रखी है इस पुस्तक की, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना। लहासा से उत्तर की ओर इसमें 5 विषय हैं। चाड़ की ओर, स, क की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर यानी कि लहासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति कहाँ पर दिखाई दी थी? तो ये मैं बता देती हूँ आपको, ये चीदोंग दोंड प्रसाद प्रासाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी चलते हैं, आगे देखते हैं। टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त प्रयुक्त किया है? तो टॉर्च उठा करके जब देखा तो दीवार और सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों तरफ लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही थी। और ये बिंदु कौन लगते हैं? छोटे-छोटे, तो लाल चींटियाँ लगती हैं। ठीक है, लाल चींटियों नहीं, नहीं, लाल चींटियाँ नहीं है इसमें, इसमें ज़रूर आप गलत कर दोगे मेरी तरह। तो ये खटमल थे, है ना? खटमल थे। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो खटमल के प्रयुक्त किया है ना? खटमल याद रखना, अब आप इसको पक्का गलत नहीं करोगे क्योंकि गलत मैं कर चुकी हूँ। आगे है भारतेंदु जी से ही हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का जो सूत्रपात है वो तो भारतेंदु से ही माना जाता है, लेकिन इसे शीर्ष पर पहुंचाने का जो कार्य वो राहुल जी ने किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है राहुल जी को। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा वृत्तांत यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने भी इन्होंने लिखा है। एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, ये इन्होंने लिखा है। लेखक और यात्रा साहित्य की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी सही है ना? आगे का सही है, एक बूंद सहसा उछली, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ये इनका देखो यात्रा वृत्तांत तो नहीं है लेकिन ये निबंध है, वैसे सही है ये। और धर्मवीर भारती ने किन्नर देश में नहीं लिखा है, ठीक है? किन्नर देश में किसका द्वारा लिखा गया है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का है किन्नर देश में, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है, ये है यात्रा चक्र, 1955 ईस्वी में लिखा गया था यात्रा चक्र। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो ये तो आप पता कर ही लोगे, ये यात्रा वृत्तांत है, 1948 में आया। मैं बार-बार बोल रही हूँ, है ना? वैसे तो आपके सामने भी लिख रहा है, फिर भी मुझे बोलना है ताकि आपको बार-बार बोलने से याद हो जाए, ठीक है? अगर आप पूरी क्लासेस देखेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न अभी पीजीटी में भी पूछे गए हैं। आगे है राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत किन्नर देश में है और इनके देख लेना। यात्रा व्रत लेखन की ये भी हमने पढ़ लिया है। संस्मरण हिंदी के प्रथम संस्मरण कांड ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको याद होंगे आपको। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, रिपोर्टाज का अभी एक परिभाषा पूछी गई थी पीजीटी में, ठीक है? इसको याद कर लेना। हमारी जापान यात्रा ये किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? जापान नाम से यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का मिलता है, जापान और ईरान नाम से, है ना? केवल जापान और ईरान देश का नाम इन्होंने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हमारी जापान यात्रा किसने लिखा है? तो जापान की यात्रा कौन करके आए थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की थी, ठीक है? 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था हमारी जापान यात्रा। जबकि यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 रामनारायण मिश्र पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ये शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखे गए हैं। रामेश्वर यात्रा बद्रिका आश्रम यात्रा 1902 देवी प्रसाद खत्री के द्वारा लिखे गए हैं। याद रख लेना, जो ये व्याख्या आपको दे रखी है ना, यहाँ से प्रश्न देखने को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं आजकल, तो जरा इस पर गौर करना, ठीक है? इसको स्किप मत करना। वैसे ही मैं आपसे पहले से ही बोलती आई हूँ और पीजीटी में भी वही हुआ है ना? अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े और वाकई में जो बच्चे जुड़े हैं उनके काफी अच्छे नंबर आ भी रहे हैं, है ना? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है?
तो एक बूंद सहसा उछली ये किसका है? ये सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली 2 है इनके, ठीक है? ये आगे की यात्राओं का समुद्र पार ये संसार है, ये सारे यूरोप का यात्रा व्यर्थ है। एक बूंद सहसा उछली उछल करके विदेश में जा पहुंची, यानी कि विदेशों की यात्रा का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और अरे यायावर रहेगा याद में अपने भारत के अलग अलग स्थानों का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखना। मोहन राकेश की यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान तक 1953 में लिखा था। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो ज्योतिपुंज हिमालय, ये अभी पेपर में आया है। ज्योतिपुंज हिमालय अभी पीजीटी के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको याद होगा। जमुना गंगा, जमुना गंगा के नहर में यात्रा वृतांत हम सफर मिलते रहे, हंसते निर्जर देखती भट्टी, निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी, ठीक है। ज्योतिपुंज हिमालय अभी पूछा गया था। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? तो यात्रा के पन्ने है इनका, है ना। यात्रा के पन्ने रूस के 25 मार्च इन्होंने लिखा था और यात्रा के पन्ने लिखा है ना। और पृथ्वी परिक्रमा किसका है? पृथ्वी परिदक्षिणा। चलो उनको देखते हैं। परिदक्षिणा अभी हमने ऊपर देखा है, यहाँ पर आप देख लेना। राहुल सांकृत्यायन के देख चुके हैं। रूस की सैर और आंखों देखा रूस, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। रूस की सैर 1929 और आंखों देखा रूस, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा वो परिक्रमा नहीं है, प्रदक्षिणा है, ये शिव प्रसाद सिंह का है। लद्दाख यात्रा की डायरी ये लेखक कर्नल सज्जन सिंह का है, ठीक है, कर्नल सज्जन सिंह का है। नए नए प्रश्नों में ये आ सकते हैं। यात्रा वृतांत लिखने की जो परंपरा का सूत्रपात है वो भारतेंदु से माना जाता है। यह भी कोई देश है महाराज, ये किस विधा की रचना है? यह भी कोई देश है क्या महाराज? यहाँ पर हमारा 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यह भी कोई देश है महाराज। तो अभी तो हम यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से इसको कर लोगे, लेकिन याद रखना, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये अनिल यादव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी पर मैं फोकस कर रही हूँ, पूरा पूरा पढ़ने की बजाय, क्योंकि मुझे अपना भी टाइम बचाना है और आप लोगों का तो बचाना ही बचाना है, ठीक है। यह भी कोई देश है महाराज, ये अनिल यादव ने कहा है। अनिल यादव पत्रकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ठीक है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये भी अनिल यादव ने लिखा है। आगे यह भी कोई देश है महाराज, इसके स्थान पर वह भी कोई देश है महाराज होगा। भले ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है बस लिखने में, है ना। वह भी कोई देश है महाराज होगा। सही युग्म का चयन आपको करना है। भगवत सरन उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच तो आप जानते हैं रांगे राघव का है। राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल इसमें से एक ही सही है ना। एक ही इसमें से क्या है? सही है, तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आखिरी चट्टान तक। भगवत सरन उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने वह दुनिया मैंने देखी, मैंने देखा, ठीक है, वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग एवं सागर की लहरों पर। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी, ये दोनों इन्होंने लिखे हैं। और रामवृक्ष बेनीपुरी का मिलता है पाँव में पंख बांधकर, वैसे पैरों में लिखा जाता है सब जगह, यहाँ पर पाँव लिख दिया है, ठीक है। दूर से दबी दबी से सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हों, है ना। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? अभी पीजीटी में ये पूछी गई हैं कई कई पंक्तियां, ठीक है, निबंधों के और उसके बीच में से, तो ये आप याद रखना। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा सौंदर्य की नदी नर्मदा, ठीक है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। ये दूर से दबी दबी, इसको याद रख लेना। ये यात्रा वृतांत किसका है? तो ये अमृतलाल वेगंड का है, अमृतलाल वेगंड के द्वारा लिखा गया है, बाकी याद रख लेना। आगे सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव क्या है? ये वो रचनाएं थोड़ी सी आपको नई लग रही होंगी देखने में, जो आरपीएससी का जो सिलेबस होता है उसमें अलग से रचनाएं कुछ दी होती है यूजीसी की तरह, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आ जाएगा कोली याद में भरूच। इनको तो आप रट लेना बस, है ना, आपको बस पेपर में याद आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए तो इसके लेखक याद रख लेना कौन है, ठीक है। आगे है यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? तो आप जानते हैं ये राहुल सांकृत्यायन है, बड़ा इजी सा प्रश्न है ना। आगे देखते हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तिब्बत की सीमा पर में तिब्बत की यात्रा, तिब्बत की सीमा पर इन्होंने रचना लिखी है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको बिना देखे ही बस ठोक दो यात्रा वृतांत है, कई बार ये गड़बड़ भी हो जाती है, ठीक है। तो मेरी तिब्बत यात्रा ये सब इन्हीं के हैं। यात्रा के पन्ने याद रख लेना। पैरों में पंख बांधकर ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है।
है ना। और इनका एक और यात्रा वृतांत मिलता है, उड़ते चलो और वृक्ष पर जाकर के बैठ जाओ। ठीक है, पैरों में पंख बांध लो, उड़ते चलो और क्या कहाँ बैठ जाओ, वृक्ष पर जाकर बैठ जाओ। ये दोनों मिलते हैं भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में कलकत्ता से पैकिंग है, और राहुल सांकृत्यायन के तो आप जानते ही हो। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती जी का है। और इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो 22 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के नहीं, इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है, दार्जिलिंग का नहीं। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है, और कौसानी जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड से संबंधित है ना। इनकी बाकी की रचनाएं देख लेना। इनके यात्रा साहित्य यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, ठीक है, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र धर्मवीर भारती का है। एलिफेंटा गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, मुख्यतः किस मत से संबंधित है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर आपको बताना है। तो एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा शैव मत से संबंधित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं शैव मत से संबंधित है। जनक किसको कहा जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है, जो हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा नहीं बोलूंगी, है ना। इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा है, चीड़ों में चांदनी, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये किसका लिखा गया यात्रा वृत्तांत है? आप ये तो अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, 15 दिन में मैं 15 क्लास आपको करवाऊंगी इस बुक से। ठीक है, इसके अलावा शाम को भी हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही है, नई नई चीजों की, है ना, नए नए टॉपिक में उसमें डेली करवाती हूँ। हिंदी साहित्य हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा टीजीटी में सिलेक्शन मिल सकता है, अगर वाकई में आपने ढंग से पढ़ लिया तो, है ना। बस रुक करके कहीं मत घूमिए इधर उधर, आप पूरा पढ़ लीजिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको मैंने करवाया है, बाकी के आप बच्चों से पता कर सकते हो। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको किसी भी वीडियो के अगर लिंक चाहिए तो बस आप बोल दीजिएगा, वहां पर आपको लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, वैसे वहां पर सभी पीडीएफ वगैरह आपको मिल ही जाती हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा गया यात्रा वृत्तांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तो यहाँ पर हमारा 26 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 के अंदर ये किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है ना। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो ये है सूरज चमके आधी रात। ठीक है, हिमांशु, हिमांशु किसको बोलते हैं? हिमांशु का जो पर्यायवाची वो क्या होता है? हिम यानी कि बर्फ होता है ना, बर्फ हिमांशु बोलते। वैसे तो चंद्रमा को बोलते हैं, और चंद्रमा क्या कह रहा है? सूरज चमके आधी रात। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हिमांशु जोशी का है सूरज चमके आधी रात। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमांशु जोशी का एक और यात्रा वृत्तांत मिलता है, वो है यातना शिविर में। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये कूट में क्वेश्चन आपको निकालना है। रचना और रचनाकारों से अभी हम सारे ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश का है, तो पहले पर दूसरा होना चाहिए, दोनों में दे रखा है ए और सी में। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसका है? ये अज्ञे जी का है। पांचवा होना चाहिए, दोनों में दे रखा है। पैरों में पंख बांधकर, ये किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और हंसते निर्जर देखती भट्टी किसका है? अभी ऊपर पड़ा है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी का है। ठीक है, हंसते निर्जर देखती भट्टी, तो यहाँ पर हमारा कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो रहा है। आगे इनका पूरा पढ़ लीजिए। गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा है अरबों के देश में। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का है ये देश विदेश 1957 में। मेरी यात्राएं 1970। शेष का विवरण यहाँ पर आप देख लीजिए। भगवत शरण उपाध्याय के वे दुनिया में कलकत्ता से पैकिंग। यादें यूरोप की, ये किस रचनाकार की हैं? अभी ऊपर देखा है हमने इनको, है ना, यादें यूरोप की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यादें यूरोप की किसको आती हैं भाई? ये आती हैं धर्मवीर भारती को आती हैं। एक सेकंड, है ना, धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की। आगे है यात्रा चक्र भी इन्होंने लिखा है, और यादें यूरोप की। काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत यहाँ पर आपको दे रखे हैं। हिमालय की यात्रा इन्होंने की है। सूर्योदय का देश ना, राहुल जी के हम पढ़ चुके हैं। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका कौन है? यात्रिक नाम से यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो ये शिवानी का है। यात्रिक नाम से यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? शिवानी ने लिखा है। इनके प्रमुख उपन्यास यहाँ पर आप दे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद किसका है? तो ये अज्ञे जी का है। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है,
आप इनको पढ़ लेना। डॉक्टर नगेंद्र के यात्रा वृतांत यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनको पढ़ लीजिए। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक अप्रवासी की यात्राएं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, तो एक ही सही नहीं होगा, बाकी तो सारे ठीक हैं। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन जी का है। देश विदेश निर्मल वर्मा। पैरों में पंख बांधकर देश विदेश हमने अभी देखा है ना, लेकिन देखते देखते क्या होता है, हम इनको भूल जाते हैं, है ना। सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, इसीलिए बार बार रिवीजन करने के लिए बुक होती है। रिवीजन के दौर में हमें आपको ये बुक जरूर पढ़ लेनी चाहिए, है ना। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देश विदेश अभी हमने देखा है, ये निर्मल वर्मा का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का है ना, अभी तो देखा था ऊपर। सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय का है। अब देख लीजिए यहाँ पर मोहन राकेश का जो आखिरी चट्टान है, ये यात्रा वृतांत है। 1954 में लगभग ये आया था, 1953 या 54 देखा था अभी। आगे है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख कौन सा नहीं है? शरद जोशी के द्वारा लिखित व्यंग्य लेख कौन सा नहीं है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, शोक सभा और जीप पर सवार इल्लियां। तो यहाँ पर हमारा 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शरद जोशी का कौन सा नहीं है? तो शोक सभा इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। शोक सभा इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है फिर देखते हैं। राज किशोर द्वारा लिखा गया लेख है। राज किशोर ने लिखा है शोक सभा को। और जबकि हम बाकी सभी नहीं के यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था, बताइए, है ना, क्या अब नहीं पूछा जा सकता? लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक कौन है? लंका यात्रा किसने की है? तो ये की है गोपाल राम गहमरी ने 1916 ईस्वी में, है ना। आगे है निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा कौन सा लिखा है? अभी हमने देखा है ज्योति पुंज हिमालय, जो कि अभी पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। एलटी हिंदी 2018 में भी ये पूछा गया था। इनके अन्य यात्रा वृतांत हैं हंसते निर्जर देखती भट्टी और हम सफर मिलते रहे। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? 15 दिन में ये 15 क्लासेस से अगर आप जुड़े रहे ना लगातार, तो देखना आप टीजीटी में 100% सिलेक्शन ले लोगे। नंबर आपके अच्छे आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तो ये रामदरस मिश्र जी को आती है। किसको आती है? दरस। राम दरस को। पड़ोस को कौन देखता है? दरस। दर्शन करते हैं पड़ोस की, फिर खुशबू तो आएगी। रामदरस मिश्र ने यात्रा वृतांत और भी लिखे हैं इसके अलावा, वो है तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना, ठीक है। इसके अलावा नरेश मेहता का मिलता है कितना अकेला आकाश। नासिर शर्मा ने लिखा है जहां फव्वारे लहू रोते हैं। शिव प्रसाद सिंह का सावजा पत्र कथा कहे। नेक्स्ट है इनमें से हिंदी के यात्रा वृतांत कौन से हैं? हिंदी के यात्रा वृतांत कौन से हैं बताइए। हिंदी के यात्रा वृतांत यहाँ पर कूट में आपको आंसर चुनना है। तो राइट आंसर हमारा 39 में कौन सा हो जाएगा? 39 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अरे यायावर रहेगा याद, आप जानते हो हिंदी का ही है। और आखिरी चट्टान तक आगे और किसका है? मोहन राकेश का। बी और सी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी का याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। और जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय का संस्मरण है, यानी कि यात्रा वृतांत नहीं है। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। कितना अकेला आकाश, ये अभी हमने देखा है नरेश मेहता का है, कितना अकेला आकाश, है ना, इसका है नरेश मेहता का, अभी ऊपर देखा था। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, ये किसका है? तो ये नासिरा शर्मा का है। आंखों देखा पाकिस्तान, अंतहीन आकाश, कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है, कितने पाकिस्तान, है ना। और आंखों देखा पाकिस्तान किसने लिखा है? ये भी कमलेश्वर ने लिखा है, सॉरी, है ना। एक सेकंड, आंखों देखा पाकिस्तान ये कमलेश्वर का। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ये आप जानते हो, अभी ऊपर देखा है नासिरा शर्मा का है। अंतहीन आकाश किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। अंतहीन आकाश किसका है? ये तिवारी जी का है। इसमें रमेश चंद्र शाह का नहीं दे रखा है, तो आप इसको अगर मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इनको बस याद रख लेना। एक लंबी छा, एक लंबी छा, ये जो यात्रा वृतांत है वो रमेश चंद्र शाह, शाह छा, शाह छा, ऐसे याद कर लेना। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु ने यात्रा वृतांत संबंधी, तो इसमें से आप जानते हो, इन्होंने लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और कहाँ की यात्रा की है? सरयू पार की यात्रा, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आगे वैद्यनाथ की यात्रा, शेष अन्य विकल्प तर्क संगत नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। नेक्स्ट है, इनके बाकी यहाँ पर पढ़ लेना, सारी दे रखी हैं और भी, है ना। सब मेरी कैलाश यात्रा, देखो यहाँ पर और भी दे रखे हैं, चलो एक बार इसको देखते हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर तथा रहा बीती, ये दोनों यशपाल जी के हैं। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, ज्ञान के उद्यान, उद्यान में नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, मेरी कैलाश यात्रा, ये सभी सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृतांत है। याद रख लेना, यात्री मित्र इसमें से बहुत पूछा जाता है ना। यात्री मित्र इसमें से पूछा जाता है, याद रखना। लोहे की दीवार के दोनों ओर, देखो अब इसी में से मिल गया, ये है यशपाल, ठीक है, ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। आगे अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो ये यात्रा वृतांत से संबंधित है ना। आसानी से हम यहाँ पर तो पता कर लेते हैं, है ना। ये 1948 ईस्वी में संकलित है। घुमक्कड़ शास्त्र नाम से जो इन्होंने लिखा है, ये लेख लिखा था अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन तो आपको दिख गया है, यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है, डी सही होगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, इनका प्रकाशन वर्ष याद रख लेना। मेरी तिब्बत यात्रा कई बार ऊपर पढ़ चुके हैं, 1937। कलकत्ता से पैकिंग ये 1955। चीड़ों पर चांदनी 64, चीड़ों 64। यात्रा चक्र 95, ठीक है, यात्रा चक्र 95 में धर्मवीर भारती का। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा, तो ये शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा याद रखना। मेरी जर्मन यात्रा 1926 में सत्यदेव परिव्राजक ने लिखी है। मेरी ईरान यात्रा ये किसकी है? मौलवी महेश प्रसाद की है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल जी की है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? युवराज की यात्रा नाम से रचना किसने लिखी है? युवराज की यात्रा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 47 में? ये हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह, ठीक है। युवराज जो होते हैं ना, बड़े ही चंडे होते हैं, चंडी, ठीक है, देख लेना। आगे इनकी है, मेरी ईरान यात्रा किसकी है? महेश प्रसाद की। और मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की है, ठीक है। अप्रवासी की यात्राएं किसने लिखी हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 1972 ईस्वी में इन्होंने ये कृति लिखी थी। बाकी जबकि कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे लिखा। धर्मवीर भारती ने याद है यूरोप की, और यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय। यात्री मित्र यात्रा वृतांत किसका है? तो अभी मैंने बताया था, ये सत्यदेव परिव्राजक का है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर आज अब हमारे ये खत्म हो गए स्त्री विमर्श से दो। वैसे स्त्री विमर्श के मैंने सारे मतलब कंप्लीट स्त्री विमर्श के क्वेश्चन मैंने आपको अभी कल परसों ही करवाए हैं, है ना। आप जाकर के देख लेना। स्त्री विमर्श से संबंधित और दलित विमर्श से संबंधित ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ आपको, है ना। थ्योरी बेस करवा चुकी हूँ, वन लाइनर में करवा चुकी हूँ, सब कुछ करवा चुकी हूँ, पूरा कंटेंट करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमारा रिवीजन चल रहा है, तो स्त्री विमर्श में इसके 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र। देखो आपका बंटी नाम से मन्नू भंडारी ने क्या लिखा था? उपन्यास लिखा था। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में, मन्नू भंडारी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें आपका बंटी नामक जो उपन्यास है, उसमें किस पक्ष को इन्होंने उपेक्षित माना है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, ठीक है, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को, यानी कि इसमें खंडित बचपन का क्या है रखा गया है, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष और बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ही आधारित है। क्योंकि जो बंटी है ना, बंटी के माता पिता का क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है, और उसी के ऊपर ये पूरी जो कहानी है वो लिखी गई है, उपन्यास लिखा गया है। याद रखना, मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास आप देख लीजिएगा, ठीक है। गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर कसम खाकर झूठ बोल देता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। ये कथन किसका है? कोई नहीं जानता आत्मा को, है ना, कोई नहीं समझता इन बातों को। जिसको झूठ बोलना है वो बोलेगा ही। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री, ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री ने कहा है, याद रखना। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु क्या है? तो ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। 1942 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ये किसका है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और स्त्री विमर्श पर लेखन करने वाली ये प्रथम लेखिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो ये महादेवी वर्मा है। इन्होंने श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संग्रह लिखा था। नेक्स्ट है, वह सफर था कि मुकाम था, इस कृति की लेखिका कौन है? वह सफर था कि मुकाम था। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा ये लिखा गया है, वह सफर था कि मुकाम था।
इसके अलावा इनकी अन्य कृतियां फरिश्ते निकले इदन्नम है, मृदुला गर्ग की कृतियां यहाँ पर दे रखी हैं, है ना, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा लिखा है? बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, घुमा घुमा फिरा करके। श्रृंखला की कड़ियां हैं। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। कौन सी उपन्यास रचना है? तो यहाँ पर हमारा पिछले पन्ने की औरतें, जीना है तो लड़ना होगा, औरत के लिए औरत और खुड़की खुली खिड़कियां। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, पिछले पन्ने की औरतें। ये शरद सिंह का क्या है? उपन्यास है ना, याद रख लेना। स्त्री विमर्श की कृतियों में से पिछले पन्ने की औरतें, ये शरद सिंह का उपन्यास। और जो शरद सिंह आप देख रहे हो ना, वो शरद सिंह सुश्री शरद सिंह है। ठीक है, डॉक्टर शरद सिंह है, सुश्री शरद सिंह ये लेडी का नाम है, याद रखना। आगे, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है, तो ये प्रभा खेतान की जाती है। अन्या से अनन्या तक इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, आगे है दलित विमर्श के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जाति का विनाश पुस्तक इन्होंने 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनके अन्य ग्रंथ हैं जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल। दलित विमर्श से संबंधित यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। संतप्त मोहनदास नेमिशराय, मणिकर्णिका, जूटन अपने अपने पिंजरे। तो जो इसमें से अपने अपने पिंजरे है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मोहनदास नेमिशराय। मणिकर्णिका तुलसीराम का है, जूटन ओम प्रकाश का है और संतृप्त सूरजपाल चौहान का है। ठीक है, तो ये मैचिंग इसमें सही हो रही है। पहले पे हमारा डी आ जाएगा, 2 में दे रखा है, मणिकर्णिका सी आ जाएगा, 2 सी, यानी कि बी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको अच्छे से याद रख लेना, है ना। और ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। चार्जिंग में लगा दे। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूटन किसकी है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि के और भी रचना है, यहाँ पर कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां हैं। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुसपैठिए, छत्री, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे पत्र पत्रिका एवं पुरस्कार को हम देखेंगे यहाँ पर अब, है ना। वैसे तो इनको मैं थ्योरी में करवा चुकी हूँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है? हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, बिल्कुल सही है। उदंत मार्तंड यहीं से शुरू हुआ था, 30 मई 1826 से। हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ है ये साप्ताहिक पत्रों से हुआ, बिल्कुल। ये जो उदंत मार्तंड है वो साप्ताहिक पत्र था। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। तो ये तीनों ही चीज सही है। और अशुद्ध है, इसमें उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया था, ये गलत है, बल्कि 1.5 साल बाद ही बंद हो गया था भैया, है ना। 1927 में, 1.5 साल बाद, दिसंबर 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। शेष कथन इसके क्या है? शुद्ध है। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? आज नामक जो पत्र निकलता था उसके प्रधान संपादक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्री प्रकाश। ठीक है, कौन है? श्री प्रकाश है, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, श्री प्रकाश है इसके। ठीक है, और इस पत्र की जो स्थापना है वो 1920 ईस्वी में हुई थी। आज पत्र जो निकलता है, ठीक है, लेकिन प्रधान संपादकों में श्री प्रकाश का नाम आता है। आगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आप सभी जानते हो, राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखना, इनको सबको देख लेना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? गोविंद रानाडे ने की थी। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसी के दिन पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। और उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा नाम भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था कहाँ से? 1926 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होता था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है ना। इसके बारे में जो कुछ भी लिखा उसको पढ़ लेना। ये सब ऐसे मैं करवा चुकी हूँ आपको। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्सन श्याम सुंदर के संपादक में निकला था। और हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका थी मतवाला। ठीक है, जो छायावाद की घोर समर्थक थी ये मतवाला पत्रिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन अभी आया था, अभी पूछा गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? तो 1903 में संभाला था। और 1901 में कौन थे? श्याम सुंदर
दास थे, ठीक है। अभी पूछा गया था क्वेश्चन, जबकि जब मैं इन्हें पढ़ाती थी ना, मुझे ये लगता था कि ये तो नहीं पूछा जा सकता, बहुत ईजी है, और वही प्रश्न पूछे गए हैं। फिर भी बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत कठिन पेपर आ रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग रिवीजन कम करते हो। देखो कड़वी सच्चाई है, आपको भले ही मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगी कि आप लोग रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया करो लास्ट टाइम पर, ठीक है। 1 महीने, कम से कम 1-2 महीने आपको रिवीजन ही रिवीजन करना चाहिए, और इसके लिए तो 4 साल मिल गए आपको, है ना। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 ईस्वी में निकला था। सरस्वती पत्रिका, जो बड़े-बड़े कोचिंग वाले हैं ना, वो बहुत कठिन पेपर बताते हैं, पता है उसके पीछे वजह ये है कि उनको अपना टेस्ट सीरीज बेचना है। अगर बच्चे डरेंगे और टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, और बहुत सारे बच्चे खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन वाकई में हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे जुड़े हुए हैं ना, तो आपको कहीं से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना कुछ हम आपको करवा रहे हैं, करवाया है और करवाते रहेंगे। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक और नामकरणकर्ता चिंतामणि चिंतामणि घोष थे। इसके नामकरणकर्ता कौन थे? सरस्वती पत्रिका के तो चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से, संपादन कार्य काशी से होता था। 1900 से लेकर के 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1 जनवरी 1903 ईस्वी से और 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मंडल में किस किस का नाम आता है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, ये मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, और किसने कब तक कार्यभार संभाला था ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो प्रेमगन की है आनंद कादम्बिनी, और दूसरी थी नागरी नीरद। 2 पत्रिकाएं इन्होंने मिर्जापुर से निकाली थी, ठीक है। आनंद कादम्बिनी ये 1881 में मिर्जापुर से, और 1893 में नागरी नीरद। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रयाग से निकलती थी। इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा आप जानते हो, ये भारतेंदु जी की 1868 में काशी से निकलती थी, और ये एक ऐसी पत्रिका है जो तीनों रूपों में निकली थी। पहले ये मासिक रूप में निकलती थी, फिर साप्ताहिक रूप में, और फिर दैनिक रूप में, ठीक है, याद रख लेना। पत्रिका के संपादक कौन थे? नहीं, पहले दैनिक रूप में नहीं निकली थी, सॉरी, मतलब पहले 1 महीने में निकलती थी, फिर पाक्षिक रूप में निकलने लगी 15 दिनों में एक बार, और फिर हाँ, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक रूप में निकलने लगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन यानी कि 1873 में बनारस से निकाली थी। बाला बोधिनी 1874 में बनारस से निकाली थी, सारी बनारस से निकली थी इनकी। हिंदू पत्रिका का जो संपादक थे वो कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा पत्र है जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? तो हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, सार सुधा ने दिया, लेकिन चांद नहीं है। चांद पत्रिका का प्रकाशन महादेवी वर्मा ने किया था छायावाद में जाकर के, ठीक है। ये रहा। 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई, इसकी संपादक थी महादेवी वर्मा। सन 1923 ईस्वी से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा, और इसके संपादक थे राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय। सार सुधा निधि 1878 में कलकत्ता से निकाली गई, इसके संपादक हैं सदानंद मिश्र। आनंद कादम्बिनी आपने पढ़ ली है। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया था? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया था? राइट आंसर हमारा हो जाएगा चित्रा मुदगल, ठीक है। क्या हो जाएगा? चित्रा मुदगल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इनको किस रचना के लिए मिला था चित्रा मुदगल को? तो इनकी उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ठीक है। ये इनके उपन्यास का नाम था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला। साहित्य अकादमी की जो स्थापना है 1954 ईस्वी में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, साहित्य अकादमी की स्थापना। और 1955 से ही प्रदान किया जाने लगता। प्रथम जो साहित्य अकादमी था वो किसको मिला था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, उनके हिमक्रीटनी रचना के लिए। वर्तमान समय में ये जो पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। इनमें किस किस को अब तक मिला है? तो यहाँ पर आपको एक बार दे रखा है, इनको पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये बालकृष्ण भट्ट थे। नेक्स्ट देखो कितनी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट हैं इसके। ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र हैं, कानपुर से निकलती थी 1883 में। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास का है, काशी से निकलती थी 1884 में। भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी, ये वृंदावन से निकलती थी 1884 में। इंदु काशी से निकलती थी 1909। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे, प्रयाग से निकलती थी 1907 में। और प्रताप नामक जो पत्रिका है ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाली थी कानपुर से 1913 में। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था।
किस रचना से? पंखा। उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर जी को मिला था कौन सा पुरस्कार? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको 1972 ईस्वी में, ठीक है? 1972 में द्वितीय पुरस्कार था जो उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला था। किसके बाद? सुमित्रा नंदन पंत के बाद, ठीक है? ये तो मैं बार-बार आपको हर वीडियो में ज़्यादातर बताती रहती हूँ जब भी का टाइम आता है, ये व्याख्या करने का, ठीक है? 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। 1956 में रचित संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 में साहित्य अकादमी भी मिला था और 1959 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। रश्मि रति, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी इनकी रचनाएँ हैं। पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प आपको बताना है, इसमें से कौन सा असंगत है? पत्रिका और संपादक कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो नटरंग, नटरंग किसका है? नटरंग नेमीचंद्र जैन का है, ये मोहन राकेश का नहीं है, ठीक है? तो ए ही ऑप्शन हमारा इसमें गलत है वैसे। नटरंग ये किसका है? नेमीचंद्र जैन के द्वारा निकाला गया था। जबकि सारिका किसका है? अवध नारायण मुदगल। नई कविता जगदीश गुप्त 1954 में और आलोचना नामवर सिंह ने निकाली थी, आलोचना नाम से पत्रिका। पत्रिका 1965 ईस्वी में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका नटरंग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नेमीचंद्र जैन। नटरंग 1965 में निकली थी। सारिका 1970 में। इसके संपादकों में नाम आता है कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण और मुदगल का। नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसके संपादन किया है। आलोचना का दिल्ली से संपादन हुआ था 1951 में। शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारी वाजपेयी और नामवर सिंह। नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? नागरी प्रचारणी देखो 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल करेक्ट है ये बात, है ना? त्रैमासिक रूप में इसका प्रारंभ हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है 1896 में, क्योंकि काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी और 1896 में 3 साल बाद ये इन्होंने पत्रिका निकाली थी और वो भी त्रैमासिक 3 महीने में एक बार। प्रारंभ में जो इसके संपादक मंडल में थे श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण सम्मिलित थे, ठीक है? कौन थे? कालिदास और राधा कृष्ण। वो कालिदास नहीं है ये संस्कृत वाले, ठीक है? इनका नाम था कालिदास, अलग से थे। 1920 में ये मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी, तो ये इसमें गलत है ना? असंगत पूछ रहा है ना, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है, बिल्कुल ये उन रचनाओं को खोज कर प्रकाशित करवाती है जो कहीं न कहीं मिसिंग हो गई हैं, ठीक है? जो मिसिंग है उनको ढूँढ-ढूँढ कर सबका प्रकाशन करने का इसका काम है, इसमें किया जाता है, ठीक है? ये सभा का यही काम है ना? नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी, 1907 में ही कर दी गई थी। तब इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेनी प्रसाद बनाए गए थे। बाकी इसको पढ़ लेना, वही ये चीज़ें हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में, ठीक है? 1910 ईस्वी में की थी, याद रखना। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे और इसकी स्थापना नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वावधान में हुई थी। इसके संबंध में सही आपको बताना है, इसकी स्थापना 1893 में हुई, बिल्कुल ठीक है। इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे, नहीं। संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं आता है, बल्कि संपादक थे 1909 1907 के आसपास, ठीक है? तो रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक नहीं थे, ये तो गलत है भाई, है ना? हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका उद्देश्य बिल्कुल सही है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास और हिंदी शब्दकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है, बिल्कुल सही है। आगे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक आपको बताना है। तो यहाँ पर 76 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 76 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ये थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे? रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, जबकि अज्ञे देवीदत्त शुक्ल और पंत जी भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक नहीं है। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाव का प्रकाशन किया, सही है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला, नहीं संभाला। इस वक्त कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया, बिल्कुल ठीक है। इंदु का प्रकाशन जयप्रकाश शंकर प्रसाद ने किया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होना जायज है।
क्योंकि इंदु नामक जो पत्रिका है 1909 ईस्वी में इसके प्रधान संपादक कौन थे, तो वो अंबिका प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त जयशंकर प्रसाद के भांजे थे और जयशंकर प्रसाद ने इसका प्रकाशन मतलब इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन संपादक उन्हीं को बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ा सा इसमें कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने दिया था? 19वीं सदी का नवजागरण कब हुआ था भाई, है ना? तो 1900 ईस्वी में 1800 की बात कर रहा है ये, इसकी बात कर रहा 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान। नवजागरण किसको माना जाता है? तो द्विवेदी युग को ही माना जाता है। तो ये हमारी नहीं, इसमें कवि वचन सुधा हमारा सही है ना। नवजागरण यानी कि भारतेंदु से ही शुरुआत होती है। हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया किसने? कवि वचन सुधा ने। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निकाली थी 1868 ईस्वी में और जिसका प्रकाशन काशी से होता था। ठीक है, मासिक पत्रिका थी और इसी से ही नवजागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में योगदान मिलता है। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखो, भारतेंदु युग को यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए मुझे हुआ था क्योंकि द्विवेदी युग को भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नवजागरण कहा है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जबकि भारतेंदु युग को। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा नवजागरण लिखा हुआ है तो यहाँ पर सरस्वती होता तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का, तो ये कवि वचन सुधा का किया है इन्होंने और किसी का नहीं किया इनमें से, है ना, पढ़ लेना। बाकी आप इनको देख लेना एक बार। मर्यादा का संपादन किसने किया था? तो कृष्णकांत मालवीय। और माधुरी का संपादन किया था दुलारे लाल भार्गव ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम नहीं है? तो ये बाला बोधिनी नाम नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नाम पूछ रहा है। बाला बोधिनी तो नाम है, बाला प्रबोधिनी, इन नामों से पत्रिका नहीं निकलती थी। बाला बोधिनी इनकी रचना थी जो 1874 ईस्वी में निकाली गई थी। किसने? 1873 में। तो हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु ने की थी, है ना। ये देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा गलत है? पत्र पत्रिकाओं में क्या प्रकाशित होता था उस समय, क्या नहीं होता था, ये पूछ रहा है। गलत कौन सा है? सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य परक रचनाएं लिखी गई थी। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं नहीं होती थी। क्या? जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो यहाँ पर तो हमें क्या गलत दिख रहा है? इसमें कौन सा कथन, मतलब जो विषय वस्तु इसमें प्रकाशित करवाई जाती थी उसमें से कौन सा गलत है? क्या इसमें प्रकाशित नहीं करवाया जाता, है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें छोटी छोटी कलात्मक कहानियां नहीं लिखी जाती थी, है ना, ये नहीं लिखी जाती थी। बी और सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक, देखो, कविता संवर्धनी सभा एक आती है, कविता वर्धनी सभा, जिसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने की थी, लेकिन भाषा की बात की थी आती है तो ये है बाबू तोताराम। ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम थे। अब जिन्होंने केवल संवर्धनी सभा देखा ना, वो भारतेंदु इसमें ठोक करके चले आएंगे और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हम तो गए। भारतेंदु की पहली संस्था है कविता वर्धनी संवर्धनी सभा, जो 1870 में काशी में स्थापित की गई थी। ठीक है, और भाषा संवर्धनी सभा ये अलीगढ़ में बनाई गई थी। यहाँ पर आपको असंगत विकल्प चुनना है। भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग उदंत, यहाँ पर तो ये जगह का नाम दे रखा है ना। तो कवि वचन सुधा तो काशी से निकलती थी, है ना। तो 84 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की 3 पत्रिकाएं निकाली थी और तीनों की तीनों बनारस काशी से ही निकलती थी। ठीक है, याद रख लेना। कवि वचन सुधा कहाँ से निकलती थी? काशी से। उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर की हिंदी प्रदीप, ये याद रख लेना। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है इनमें से? तो चिदम्बरा को दिया गया था, है ना, ये चिदम्बरा को दिया गया था। कामायनी पर कौन सा मिला था? तो ये मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था जयशंकर प्रसाद को, और चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 ईस्वी में पहला हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को, याद रखना। ठीक है, पंत जी की अन्य रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं, इनको पढ़ लेना एक बार। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। और कामायनी के लिए देखो आपने बताया है ये मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको मिला था। कामायनी में 15 सर्ग हैं जो आपको क्रम से जरूर याद रख लेने हैं, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं जो 1930 में प्रकाशित हुई थी, परिमल, इनको जरूर याद रख लेना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना,
लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये सब ट्रिक से मैंने आपको पहले बताया था, है ना। चिंता, सबसे पहले इंसान किस में गिरा रहता है? चिंता में। चिंता होते अचानक से उसे एक आशा सूझती है, एक आशा की किरण नजर आती है, तो उसके मन में श्रद्धा जगती है। और श्रद्धा जब जगती है ना, तो साथ में काम करने का भी मन करता है। काम करने के साथ साथ थोड़ा बहुत वासना में भी लिप्त हो जाता है इंसान, है ना। वासना का भी मन करता है, और वासना में लिप्त होने के साथ-साथ उसे फिर क्या होती है ना? वासना से फिर उसे लज्जा आने लगती है। लज्जा आने के बाद फिर वो क्या करता है? कर्म की तरफ मुड़ता है ना? जब उसे लज्जा आती है अपने किए पर, है ना? वासना के ऊपर उसे लज्जा आती है, तो क्या करता है? वो कर्म करने की कोशिश करता है, कर्म करता है, लेकिन उसे मन ही मन में क्या होती है? ईर्ष्या होने लगती है। फिर उसे इड़ा आती है, यानी कि बुद्धि आती है। बुद्धि के आने के बाद वो स्वप्न देखता है, और स्वप्न में वो देखता है कि वो संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करता है ना, स्वप्न में ही संघर्ष करते-करते उसे शांति की प्राप्ति होती है, यानी कि निर्वेद मन शांति होता है, शांत, ठीक है? फिर उसे दर्शन होता है ना? फिर वह दर्शन करना चाहता है, किसके? रहस्य को जानना चाहता है, और फिर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भई अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो याद कर लेना, मैंने तो ऐसे ही किया था। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित सदानंद मिश्र। ठीक है, पंडित सदानंद मिश्र हैं। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। उचित वक्ता पत्रिका का संपादन पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किया था। उचित वक्ता याद रख लेना, है ना। इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, जो छुपे छुपे हुए से रहते हैं। ये पत्रिका 1878 में साप्ताहिक रूप में कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। आर्य दर्पण पत्रिका का संपादन मुंशी बख्तावर सिंह ने किया था। और यह पत्रिका 1877 में शाहजहांपुर से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता से हुआ था, विशाल भारत, याद रखना, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था, और ये एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। इसके संस्थापक थे रामानंद चट्टोपाध्याय। बनारसी दास जी सन 1928 से लेकर 1937, 9 साल इन्होंने इसका कार्यभार संभाला था। बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो ये थे दैनिक आज के, ठीक है। जो आज पत्रिका 1920 से शुरू हुआ था निकलना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। यह पत्र 1883 में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया था। ये दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। हिंदुस्तान भी पूछा जाता है। दैनिक जागरण के प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किया गया था, झांसी से। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वर्गीय पूर्ण चंद्र गुप्त थे। 1947 ईस्वी में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर ले जाया गया। और दैनिक जागरण आज तो आप चलते हो, लगता है मुझे तो हरियाणा में भी मैंने देखा है, यूपी में भी देखा है, शायद पूरे हिंदुस्तान में ये चलता है ना। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि उत्तर भारत में तो ये चलता ही है। अमर उजाला का प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में डोरीलाल अग्रवाल और मुरारी लाल माहेश्वरी ने आगरा से प्रारंभ किया। हिंदुस्तान का प्रकाशन 12 अप्रैल 1936 को दिल्ली से प्रकाश। हिंदुस्तान अखबार अलग आता है, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान ये पत्र अलग है, दोनों को याद रखना, ठीक है। उसका नाम अलग है। राजा राम मोहन राय का पत्र था बंगदूत। ये सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? बंगदूत नामक पत्र इन्होंने कब निकाला था? तो यहाँ पर हमारा 89 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये 1829 ईस्वी में निकाला गया था। और 1829 में ही आप जानते हैं सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लेना इनको। बंगदूत 9 मई 1829 को प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था। आगे तद्भव तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये अखिलेश हैं, और ये लखनऊ से ही प्रकाशित होता था। सीधा याद करते हो, लखनऊ लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में ही कौन रहते हैं? अखिलेश साहब रहते हैं, और अखिलेश ने ये पत्र निकाला था। हालांकि इन अखिलेश ने नहीं निकाला है, ये याद रखना, ठीक है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आगे देख लेते हैं। पहल पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन करते थे, और इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था जयपुर से शुरू हुआ था 1960 में त्रैमासिक के रूप में। मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरिक प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो गीतिका नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप डेली जुड़िए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। रिवीजन के लिए 15 क्लासेस आपके बहुत काम आएंगी। इसके अलावा आप जानते हो हमने बहुत कुछ करवा दिया है। जो पुराने बच्चे हैं वो तो कम से कम सारे बच्चे कमेंट करना, नए बच्चे भी कमेंट किया करो, है ना, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये सीरीज आपकी 15 दिन तक लगातार चलेगी। एक क्लास इसकी मैं कल करवा चुकी थी, और आज हमारी ये दूसरी क्लास है, ठीक है। उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। आगे इसमें एक और मिलता है। गीतिका पत्रिका पंडित गौरी दत्त की नहीं है, बल्कि पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे, ठीक है। देवनागरी पत्रिका निकलती थी
जो कि पंडित गौरी दत्त ने निकाली थी। इन्हें हिंदी का सुकरात या देवनागरी प्रचारानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के पूर्व 1852 में 1 साल पहले प्रकाशित करवाया था। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला, है ना? याद रखना है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको कौन-सा पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद के लिए तो साहित्य अकादमी मिला था। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी इनको कहा जाता है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1896 में शुरू, त्रैमासिक रूप में। ये भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादन कौन थे? तो प्रेमगन थे और ये 1881 में मिर्जापुर से निकली थी। तो यहाँ पर हमारी अन्य गद्य आज कंप्लीट हो गई हैं और 2 भागों में हमने इसको करवाया। एक भाग हम कल कर चुके थे, संस्मरण, रेखा चित्र वगैरह सारा कुछ। और अब इसका हम कल कौन-सा टॉपिक करें, ये भी आप मेरे साथ मतलब लिख सकते हो। क्या आपको आदिकाल से शुरुआत करनी है या फिर उपन्यास, निबंध वगैरह करने हैं, है ना? अदरवाइज़ फिर मैं अपने हिसाब से करवाऊँगी। आप बताइएगा मुझे क्लास कैसी लगी? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।